Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter that we were going through, the textbook, but we are not afraid to die. ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पिछले वीडियो में इस पैराग्राफ तक पढ़े थे। यहाँ पे देखो, इस पैराग्राफ तक पढ़े थे जहाँ लिखा हुआ है क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। यहाँ तक पढ़े थे हम लोग, और इसमें ये बताया गया था कि जो हमारे नरेटर हैं वो अपनी वाइफ मैरी को स्टीयरिंग व्हील संभालने के लिए बोलते हैं और ख़ुद वो बोट के अंदर जाते हैं। अंदर पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है बोट के अंदर। तो वहाँ से मैंने आपको बोला था कि कौन कैरेक्टर है ना, क्या योगदान दे रहा है, कैसे वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में। ये आपको नोट करना चाहिए, मतलब पढ़ते वक्त, सुनते वक्त समझने की कोशिश करनी चाहिए और याद रखना होगा कि कौन सा कैरेक्टर का क्या योगदान था, पॉजिटिव, नेगेटिव, किस तरह से योगदान रहा। तो यहाँ फर्स्ट तुम देखो कि उसने अपनी वाइफ को स्टीयरिंग व्हील संभलवाया, तो इसका मतलब वाइफ का योगदान हुआ वहाँ एक, कि वो स्टीयरिंग व्हील संभाल रही थी। उससे बेनिफिट ये हुआ कि गॉर्डन कुक को, नरेटर को अंदर फिर शिप का जायज़ा लेने के लिए, टू लुक अराउंड, अंदर क्या हालात हैं उसके लिए अंदर जाने का मौका मिला। वो अंदर गए तो देखा कि पूरा एवरीवेयर देयर इज़ वाटर ओनली, और उसने अपने दो क्रूमेन को देखे, लैरी और हर्ब को, दे वर पंपिंग आउट वाटर इन द सी, ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने बोला था कि दे वर वर्किंग लाइक मैड मैन लिखा हुआ था। वो उनका एफर्ट दिखाता है, वो उनका योगदान, कि किस तरह का योगदान कौन कर रहा है। और वो जो वर्ड था जो लैरी और हर्ब के साथ लगा हुआ था, मैड मैन, उसका मैंने तुमको एक मीनिंग बताया था, जी जान से कोशिश करना। तो वो लोग, मतलब जितना उनमें था साहस, हिम्मत, ताकत, वो लोग जी जान से कोशिश कर रहे थे, पानी पंप कर रहे थे बाहर, मतलब जो पानी घुस गया था शिप में उसको बाहर फेंक रहे थे। ये देखा नरेटर ने। उसके बाद नरेटर जो हैं वो देखते हैं, सेकेंड चीज़ जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो था यहाँ स्टार बोर्ड साइड बल्ज इन वर्ड्स। अब स्टार बोर्ड साइड का क्या मतलब होता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं, अभी तक आप पढ़े हैं और नहीं जानते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपका प्रिपरेशन सही नहीं है। स्टार बोर्ड साइड बहुत कॉमन मीनिंग रखता है, जो इसके पहले चैप्टर में बहुत बार आया है और मैंने उसका मीनिंग भी बताया है। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो वहाँ से आपको मीनिंग बताया गया या नहीं बताया गया, ये आपको टेस्ट करना चाहिए अपने आप को। जैसे स्टार बोर्ड साइड, इसका मीनिंग मैंने बताया है राइट साइड ऑफ द शिप। अब देखो कितना कोई तुमको वर्ड और उसके मीनिंग में ना कोई रिलेशन जल्दी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ऐसा वर्ड है स्टार बोर्ड साइड, तो स्टार बोर्ड साइड को अगर आप अनुवाद करने लगिएगा मीनिंग समझने के लिए तो नहीं समझ पाइएगा, या तो कोई गलत अनुवाद लगाइएगा। स्टार बोर्ड साइड का यहाँ पे एकदम सिंपल मीनिंग है राइट साइड ऑफ द शिप। क्वेश्चन पूछेगा राइट साइड ऑफ द शिप में
क्या ऑब्जर्व किया नरेटर ने, क्या वहाँ नुकसान पहुँचा था, क्या डैमेज पहुँचा था। तो यहाँ पर डैमेज ये बताया गया, बल्ज, ये डैमेज है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, डैमेज है बल्ज। अब बल्ज का मतलब अगर आप नहीं समझिएगा इस वर्ड का, तो फिर आपको अगर पूछा जाएगा कि क्या उसने स्टार बोर्ड साइड में नोटिस किया, तो आप नहीं लिख पाइएगा। बल्ज का बहुत इजी मीनिंग मैंने हिंदी में आपको पहले भी मैंने लेक्चर में बताए हैं कि पानी में रहने के वजह से या किसी वजह से कोई चीज़ फूल जाता है, स्वॉलन। उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, जैसे अगर हाथ में मोच आ गया या पैर में मोच आ गया, या अगर आप अपने जॉज में अपने टीथ्स के साथ कुछ करते हैं, जैसे डेंटिस्ट वगैरह के यहाँ जाते हैं और जब दांत दर्द होता है, स्पेशली सबको हुआ होगा, तो जिस साइड में दर्द होता है वो साइड क्या होता है, फूल जाता है। तो उसी के लिए इंग्लिश वर्ड बना है स्वेलिंग, SWELLING, स्वेल से बना स्वेलिंग। तो यहाँ पे जो राइट साइड ऑफ द शिप था वो अंदर की तरफ क्या हो गया था, स्लॉश्ड हो गया था, बल्ज हो गया था। और बल्ज का मैंने मतलब बताया स्वॉलन, किस साइड की तरफ, अंदर की तरफ, ये नोटिस किया। और उसके बाद लास्ट वाले जो वर्ड्स थे कि वहाँ सारी चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ें तैर रही थी बोट में। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स है, याद तो रखना पड़ेगा कम से कम। किसी भी जगह से कोई भी आंसर आप लिखिएगा, उसमें आपको ये लाइन, ये सेंटेंस, ये जानकारी काम देगा। और अगर सटीक क्वेश्चन पूछ दिया शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में, तब तो काम देगा ही। लेकिन अगर नहीं भी पूछा यहाँ से कोई क्वेश्चन सटीक, जैसे क्वेश्चन अगर पूछना रहेगा तो पूछेगा कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ स्लॉश कर रही थी। अब अगर स्लॉश कर रही थी वर्ड यूज़ कर दिया क्वेश्चन में, तब यकीन मानिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्लॉश्ड वर्ड कर दिया। उसी के जगह आसान करके अगर फ्लोट वर्ड कर दे, जो मैंने मीनिंग बताया था आपको, फ्लोटिंग, तैरना पानी में, तो फ्लोट वर्ड कर दे तो इजीली समझ जाएगा सब कोई क्वेश्चन। तो दोनों वर्ड याद रखना, क्या क्या फ्लोट कर रहे थे, क्या क्या स्लॉश्ड कर रहे थे। ये पूछ दिया, मान लो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ सकता है, बहुत तरीके से पूछ सकता है। तो शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो भी आप एकदम काम आएगा। ये याद रखना कि क्या क्या मेंशन किया गया है, तैर रहे थे वहाँ पानी में, कौन कौन से सामान, बहुत ऑब्वियस सामान है, हाउस होल्ड सामान है सब कुछ, ठीक है। कपड़े, क्रॉकरी मतलब वैसे तो अगर पार्टिकुलर जाएं तो क्रॉकरी बोला जाता है, स्पेशली से कटलरी वर्ड होता है ना, लेकिन यहाँ ऑन द होल उसका मतलब है बर्तन, जिसको हम लोग यूटेंसिल बोलते हैं। यूटेंसिल वर्ड समझता, बर्तन के लिए वो वर्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, चार्ट्स। अब चार्ट्स जो कागज़ के बने हुए हैं, अब चार्ट्स का यहाँ मतलब क्या है, चार्ट का मतलब है यहाँ क्या, मैप्स। जब क्योंकि वो लोग समुद्री यात्रा पे निकले थे तो मैप तो लेके निकले ना पूरा, और एक क्या, बहुत सारा मैप्स उन लोगों के पास होता है।
वॉयज में। तो चार्ट्स मतलब वो मैप्स है, वो भी उसके बाद टिन्स की, जो हल्के चीज़ का कोई सामान था, टीना वगैरह का बना हुआ। टिन से आप एकदम सीधा मतलब टीना हम लोग कॉमन वर्ड में बोलते हैं, बोलचाल के भाषा में। टीना का कुछ अगर बना हुआ था तो वो भी तैर रहा था। और टॉयज़ तो सबको ही जानता होगा। आप पूछ देगा कि किसके टॉयज़ थे, तो तुम आराम से बता सकते हो कि किसके टॉयज़ होंगे। ये तो तुम अगर स्टोरी अभी तक पढ़े हो तो किसके टॉयज़ होंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, किसके टॉयज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी अबाउट इन डीप वाटर। पानी जो भर गया था ना, सी वाटर, उसमें उनके जहाज वेव वॉकर पे, उसमें ये चीज़ें फ्लोट कर रही थी। तो अगर टिपिकल क्वेश्चन पूछा इसी चीज़ से एकदम पार्टिकुलर तो काम में आएगा ही, ठीक है। और अगर इसी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं पूछ करके कोई भी और क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे आपको लगता है कि ये बात, ये जो फ्लोट करने वाला जो सेंटेंस है वो लिखा जा सकता है, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर में तो निश्चित रूप से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए याद रखना क्या क्या फ्लोट कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू गए थे। इसके आगे हम लोगों को यहाँ से शुरू करना है। ये एक पैराग्राफ है यहाँ तक, ठीक है, 5 लाइन का लगभग, 1 2 3 4 लाइन का पैराग्राफ है यहाँ, और एक पैराग्राफ है यहाँ तक। तो ये और ये पैराग्राफ अब हम लोग करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये सब चीज़ें तो देख ली उसने, जब नरेटर अंदर घुसा, और घुसने में भी उसको बहुत मेहनत करना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था। तो ये सारा चीज़ ऑब्जर्व किया नरेटर ने। उसके बाद लिखते हैं, आई हैव स्वैम, हैव क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। अब यहाँ ना, अगर कोई भी वर्ड का मतलब तुम उसमें से नहीं जानो और खाली चिल्ड्रन केबिन, ये तो एकदम सबको ही समझेगा, तो भी आसान से मतलब निकाल सकते हो ना खुद से कि उसके बाद वो कहाँ गया, किस तरफ गया। तो चिल्ड्रन के केबिन की तरफ गया, मतलब बच्चे जहाँ जिस रूम में थे, तो वहाँ जो बोट होता है उसमें रूम के जगह वर्ड करते हैं यूज़ केबिन। हम लोग भी केबिन वर्ड यूज़ करते हैं किसी छोटे से ये के लिए। कोई ऑफिस जैसा रहता है तो ऑफिस में केबिन बना रहता है ना। बोट में जो रूम वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए केबिन वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि उसके बाद नरेटर कहाँ पहुँचे, किनका हालचाल देखने पहुँचे, चिल्ड्रंस केबिन पहुँचे। कैसे पहुँचे ये यहाँ लिखा हुआ। हाफ स्वैम, तो स्विम वर्ड तो सब कोई जानता है। हाफ मतलब किसी तरह मुश्किल से तैरते हुए, और फिर लिखा है हाफ क्रॉल्ड। अब अगर क्रॉल्ड का मतलब आप नहीं जानिएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। जानिएगा, जो जानते हैं, वैसे भी बच्चे होंगे तो जानते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये क्रॉल्ड वर्ड क्या होता है, बहुत जगह ये वर्ड यूज़ होगा क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स में, खाली यही नहीं, बहुत जगह। क्रॉल, CRAWL, अब उसी में चाहे ING लगा दे, चाहे ED लगा दे, जो लगाए। तो जो लोग नहीं जानते हैं क्रॉल का मतलब,
तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्रॉल का मतलब दिखाई देता हूँ, जैसे मैं नोट्स में लिख देता हूँ आपका, आप देख के थोड़ा शायद आप ज़्यादा अच्छा देख समझ पाएँ। आई हैव स्वैम, लगभग आधा अधूरा किसी तरह तैरते हुए। हाफ क्रॉल्ड, अब हाफ क्रॉल्ड का मतलब यहाँ हम लिख दिए, देखो 2 वर्ड लिखे हैं हिंदी में, एक हुआ रेंगना लिखे हैं और एक है धीमी चाल से। तो दोनों का तो सेम मतलब होता है ना। अगर तुम धीरे धीरे चलोगे तो बोलता है ना लोग कि रेंग क्यों रहे हो, या तुम भी बोलते हो किसी को धीरे धीरे चलेगा तो बोलेगा कि रेंग रहा है क्या। तो उसके लिए क्रॉल्ड वर्ड यूज किया गया है। वो पहुंचे कहाँ? चिल्ड्रंस के केबिन में। ठीक है, ये याद रह जाएगा, ये आसान है कि चिल्ड्रन के केबिन में वो पहुंचे, लेकिन ये याद रखना है कि कैसे पहुंचे वो। ये वर्ड जो याद रखेगा उसके पास ना लॉन्ग आंसर्स में वर्ड्स की कमी नहीं होगी, और जब वो शॉर्ट आंसर में भी अगर पार्टिकुलरली यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ये सब देखने के बाद वो कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, पार्टिकुलरली पूछ देगा शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में, तब तो आपको लिखना पड़ेगा हाफ स्वैम लिखा है और हाफ क्रॉल्ड। और क्रॉल्ड का मतलब होता है रेंगना या धीरे धीरे चलना, धीमी चाल में चलना। एक और रेंगना वर्ड जो हम लोग बोलते हैं, तो इंसान के साथ अगर यूज़ किया जाए तो इंसान कैसे रेंगता है, जैसे सांप रेंगता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंगते हैं, दे क्रॉल्ड। तो इंसान उनके जैसा नहीं रेंगता है। इंसान के साथ रेंगना वर्ड तब यूज़ होता है, एक तो धीमी चाल में चलना, वो तो है अलग, दूसरा है कि हाथ और पैर दोनों के इस्तेमाल से चलना, उसको हम लोग कॉमनली रेंगना बोलते हैं। तुम इमेजिन करके देख लो, मतलब हाथ पैर पे दोनों पे, मतलब 4 पैर हो जाएंगे, हाथ पैर के बल पे चल के जाना कहीं। जैसे वो एनिमल्स होते हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं, तो वैसा एनिमल बन जाना है 4 लेग्स वाला, हाथ को भी लेग्स बना लेना है और वैसे जाते हैं, तो उसको पार्टिकुलरली हम लोग जो हैं क्रॉलिंग बोलते हैं, रेंगना बोलते हैं। तो ये अपने चिल्ड्रन के केबिन में पहुंचा, हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए ये अपने चिल्ड्रंस के केबिन में पहुंचा और पूछा, क्वेश्चन बहुत आसान है, पूछा क्या? आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। उसने पूछा कि क्या बच्चों, क्या तुम लोग ठीक हो? ये तो एकदम ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि फिक्र हो रही थी उसको बच्चों की, तो पूछा आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। तो उनका आंसर क्या आया? यस। आंसर आया यस। ठीक है, अब यहाँ पे ना इनके चिल्ड्रन का योगदान, कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट, ये यहाँ से थोड़ा नोटिस करना। तुम सोचो कि जो शिप में पूरा पानी भर गया, ठीक है, तूफान से टकरा करके, और शिप का डेक भी टूट गया है, मतलब नीचे से भी पानी आ रहा है, ऊपर से तो पानी भरा ही है। ऐसे सिचुएशन में भी बच्चे घबराए हुए नहीं थे, ये उनका सपोर्ट है। वो बोलते हैं यस, ठीक है, पूछता है कि आर यू ऑल राइट, वो बोलते हैं यस। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। और अब यहाँ अपर बंक वर्ड का मतलब जानोगे तब
मीनिंग निकाल पाओगे कि वो लोग कहाँ थे ये बोलते वक्त, कि यस बोलते वक्त वो लोग कहाँ थे। अपर बंक, देखो यहाँ मैंने लिख दिया होगा, अपर बंक का मतलब है अपर बेड। ये देखो, अपर बंक का मतलब हो गया अपर बेड। अब यहाँ अपर बंक या अपर बेड, ये जो लिखा गया इसके भी कुछ मायने निकाल सकते हो तुम, और ऑब्वियस है एकदम मायना निकाल सकता है, कॉमन सेंस वाला, कि पानी भर जाने के वजह से उन लोगों को ऊंचे स्थान पे जाना पड़ा होगा बच्चों को, इसीलिए वो लोग कहाँ थे, अपर बंक पर थे। और वहाँ से जवाब दिए यस वी आर ऑल राइट, ये बोले उन्होंने। उसके बाद जो बेटी सुजैन थी, यहाँ पे उसका मतलब निक नेम लिखा हुआ है, पुकारू नाम स्यू। सुजैन उसका पूरा नाम था, कैरेक्टर में हम लोग देखे हैं। कितने साल की है ये लड़की, ये इतना दूर चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप सुजैन नहीं जानते हैं और सुजैन का उम्र नहीं जानते हैं तो फिर आप पीछे से जाके प्रीवियस चैप्टर का प्रीवियस वीडियोस पढ़िए। सुजैन जो बेटी थी वो बोलती है पापा को, अपने फादर को, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। ऐसा नहीं था कि उन लोगों को चोट नहीं लगा था। चोट देखो अभी तक कितना बताया, अभी तक खाली ना मैरी का और वो दोनों क्रूमैन उनका फिज़िकल चोट के बारे में अभी नहीं बताया है, इंजरी के बारे में। लेकिन नरेटर का इंजरी तो आपको एकदम बताया गया है, कैसे इंजर्ड हुआ है नरेटर, और वो भी कोई छोटा मोटा इंजरी नहीं है। ब्रोकन लिखा हुआ था ना, माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। नरेटर उसका फिजिकल कंडीशन का भी ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चे में से सुजैन जो है उसको भी इंजरी हुआ है, और वो अपना इंजरी के बारे में बता रही है कि मेरा सिर जो है वो थोड़ा दर्द कर रहा है। बिट मतलब थोड़ा, हर्ट मतलब दर्द करना, ये इजी वर्ड है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, शिव सेड शिव, उसकी बेटी ने कहा, और उसके साथ उसने दिखाया भी, लिखा हुआ है पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। वो जो पापा को मतलब अपना इंजरी के बारे में बताई तो दिखाई भी, और इंजरी कैसा था इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ वर्ड्स में लिखा है ना, बिग बम्प ओवर हर आईज। तो बम्प मतलब अगर समझ जाइएगा तो समझ, ओवर वो तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। बम्प भी बहुत कॉमन चीज़ है। बम्प जैसे मैंने देखो इसका कोई ये बताया होगा आपको, यहाँ देखो बम्प वर्ड आया ना, ये बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प। तो बम्प का मतलब कितना आसान वर्ड, स्वेलिंग, बम्प। तो उसने स्यू ने, उसकी बेटी ने फादर को बोला कि मेरे सिर में थोड़ी चोट लगी है। लेकिन ये भी देखना, अ बिट वर्ड यूज़ की है,
थोड़ा चोट लगा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, और वो दिखाई कि उसके आँखों के ऊपर किसी चीज़ से टकराने के वजह से स्वेलिंग हो गया था, फूल गया था। ये भी कॉमन है, आप सब कोई प्रैक्टिकली इसको फील भी किए होंगे, स्वेलिंग को। तो उसका सिर किसी चीज़ से टकरा करके और आँखों के ऊपर स्वेलिंग हो गया था। लेकिन नरेटर बोलते हैं, लिखते हैं, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। नरेटर लिखते हैं कि नरेटर ने देखा कि बेटी के सिर, आँख के ऊपर सिर पे चोट लगा है, फूल गया है पूरा और बिग बम्प है, लेकिन उस समय जो हालात थे, तो नरेटर लिखते हैं कि वैसे हालात में उसका जो इंजरी था, बेटी का इंजरी, उसके तरफ ध्यान देने का कोई टाइम नहीं था नरेटर के पास। इसके आगे नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।